हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स 101। आपके अपने फेवरेट चैनल फिजिक्स 101 पे दोस्तों आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो बच्चे दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान। और इससे पहले बच्चे मैं एलन केयर इंस्टीट्यूट कोटा में पढ़ा चुका हूँ, आकाश दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ, बंसल क्लासेस कोटा में भी पढ़ा चुका हूँ। और अब बच्चे अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स 101 के थ्रू आप जैसे प्यारे से बच्चों को पढ़ाने का मौका प्राप्त हुआ है और आप लोग के साथ बच्चे फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और आपके एग्जाम को क्रैक करने में आप लोगों की मदद करूंगा। तो बच्चे शुरू करते हैं अपने प्लान से। तो जो मेरा नीट का प्लान है आप लोगों के लिए वो ये है कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके उनकी बहुत डिटेल में अपन स्टडी करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो उसे अपन 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पाएँ। बच्चे फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें थोड़ी बहुत नॉलेज से नुकसान ही होना है। हमें जो भी चीज़ आए बहुत अच्छे से आए। तो मैंने खुद अपनी एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स देख के जो उनकी जिन टॉपिक की प्रोबेबिलिटी अपने एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट में, उनको पहले बच्चे मैं ले रहा हूं और उनकी क्या कहते हैं आप लोग को डिटेल एनालिसिस करके टॉपिक की, और फिर उनका डेली अपन क्या करेंगे बच्चे 9 PM पे, डेली इवनिंग में 9 PM में उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे तो विद पोल टेस्ट लूंगा मैं और उसके बाद उसके डिस्कशन करूंगा हर क्वेश्चन के बाद। तो इस तरीके से बच्चे विद इन अ गिवन टाइम लिमिट, मतलब कि 1 मिनट में अंदर क्वेश्चन करने की आपकी आदत पड़ जाएगी। तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए, और आपको अपकमिंग नीट में इन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट में से अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में भी डायरेक्टली मिल जाएगा बच्चे। और इसके बाद जैसे ही होता है तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद वन शॉट उस टॉपिक का, उस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन प्रोग्राम भी अपन चला रहे हैं। जैसा कि आज जो अपना सेशन है वो वन शॉट सेशन है फॉर द मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर जो अपन पढ़ चुके हैं उसका वन शॉट वन गो में बच्चे अपन कंप्लीट रिवीजन आज करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार रहें, खुशी से बैठे रहें और अपन यहाँ पे एक बहुत शानदार तरीके से मैग्नेटिज्म को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं अनअकैडमी नीट की प्रिपरेशन में और अपनी प्रिपरेशन को थॉरोली बहुत ब्रॉड अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन जरूर लें। अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाएं, ऐप को इंस्टॉल करें, नीट यूजी सेक्शन में जाएं और गेट सब्सक्रिप्शन पे बच्चे क्लिक करें। आप जब अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दोस्तों डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मिलता है। मतलब अनअकैडमी की एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप किसी भी टीचर से फिजिक्स पढ़ सकते हैं, किसी भी से बायो और किसी से भी केमिस्ट्री, बीच में चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जितने टीचर्स हैं आप चाहें तो सभी से भी पढ़ सकते हैं, सभी के सारे कोर्स फॉलो कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने एक बार ये चूज़ कर लिया तो आप इनसे ही पढ़ना है, या सिर्फ एक ही कोर्स या 2 कोर्स या 5 कोर्स या 10 कोर्स फॉलो कर सकते हैं। यू कैन वॉच एज मेनी कोर्सेज एज यू वांट अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो। और बच्चे देखने के लिए हाउ अनअकैडमी पेड प्लेटफॉर्म वर्क्स, तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन में रोज़ मेरे को शाम को 9 PM पे मिल सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस रहती हैं, उसमें मेरे साथ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और मज़े के साथ एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो भी नीट 2021 एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। मेरा जो कोड है वो है दोस्तों AS लाइव। मेरा जो कोड है बच्चे वो है AS लाइव। क्या है बच्चे? ASLIV। इस लाइव कोड से जो सब्सक्राइब कर लें, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस कोटा स्टडी पैकेज मिल जाएगा, कोटा स्टडी मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सिर्फ मेरा कोड AS लाइव लगाने से, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी अनअकैडमी पे अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और ये प्रैक्टिस मॉड्यूल सॉल्व करके बच्चे आपकी जो प्रिपरेशन है उस काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगी, कोटा के बेंचमार्क पे हो जाएगी। और इंडिया की जो बेस्ट टीम है वो पढ़ाई रही है। आनंद मनी सर आपके बायो पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और हर्षद जनानी सर इस बैच में आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं जो भी नीट 2021 एस्पिरेंट्स हैं। अगर 12 मंथ्स का प्लान आप चाहते हैं तो जिसकी कीमत 30,000 है, मेरा कोड लगाने के बाद यही प्लान आपको 27,000 का पड़ जाएगा। जो 2 ईयर का लेना चाहते हैं बच्चे उनको वही चीज़ 32,400 की पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग 36,000 है मेरा कोड लगाने का, प्लस कोटा स्टडी पैकेजेस मिल जाएंगे। किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, आई विल रिप्लाई यू।
ठीक है, कंफर्टेबल है। शुरू करते हैं अपना चैप्टर बच्चे, कंप्लीट कंसेप्ट मैपिंग ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जैसे चैप्टर की बच्चे कंप्लीट कंसेप्ट मैपिंग करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या ब्रॉडली कैसे कैसी चीज़ें हैं, फिर उनकी बच्चे बहुत डिटेल में अपन एनालिसिस करते चले जाएंगे। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैं आपके पहले ही ले चुका हूँ, बट मैं उसको पूरा मैप करने वाला हूँ, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहला आता है बच्चे कंसेप्ट मैपिंग में जो मैग्नेटिज्म में पार्ट आता है, वो आता है बच्चे अपने पास बायोट-सैवर्ट लॉ। सबसे पहले आता है बच्चे बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या किया था, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया था बच्चे, सीधा हाथ लिया था, जो कि कांग्रेस का नहीं था, मतलब अंगूठा 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था बच्चे, बायोट-सैवर्ट लॉ किया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सारी चीजें हमने कहां से फाइंड करी थी, बायोट-सैवर्ट लॉ विद अ डिफरेंट अरेंजमेंट। एक सीधा तार ले लिया, उसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, फिर आर्क बना लिए थे, फिर उनके कॉम्बिनेशन कर लिए थे। वो सारी चीजें मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी सेशन में। फिर सेकेंड चीज आती है बच्चे अपने पास एम्पियर्स लॉ। क्या आता है बच्चे, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसके बारे में काफ़ी सारी एनालिसिस करी थी एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में। सोलेनॉइड का फील्ड का फॉर्मूला और टॉरॉइड के फील्ड का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को करा रखी है। उसके बाद आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज में बच्चे सर्कुलर पाथ, उसका टाइम पीरियड, रेडियस, पिच, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखी थी। इसको आज एक बार वापस से रिव्यू करेंगे और सारे के सारे फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे इनपुट करके दूंगा। अगला टॉपिक आता है बच्चे मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क। मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट NIA, फिर टॉर्क निकालते थे बच्चे M क्रॉस B। तो मैग्नेटिक मोमेंट वाले टॉर्क वाले चीज़ें हैं, इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे कैसे कैसे निकालते हैं। और जो छोटे छोटे से टॉपिक बच जाते हैं, फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कैसे लगता है, वो भी वापस से उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या किया था बच्चे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां फील्ड की तरफ में, पाम क्या लगाता है, फोर्स। थप्पड़ किससे मारते हैं, पाम से, तो पाम क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एक जो छोटा सा पार्ट और रह जाता है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म एंड बार मैग्नेट। तो इस चैप्टर में ब्रॉडली यही है। अर्थ मैग्नेटिज्म में मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, और बार मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे होती है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, पोल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है बार मैग्नेट में। तो ये पूरा जो मैग्नेटिज्म वाली जो एक पूरी बड़ी यूनिट है, उसमें ब्रॉडली ये कंसेप्ट है, बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क, और अर्थ मैग्नेटिज्म एंड बार मैग्नेट। तो बच्चे शुरू करते हैं सबसे पहला अपना कंसेप्ट मैपिंग में बायोट-सैवर्ट लॉ से। तो बायोट-सैवर्ट लॉ की अगर बच्चे मैं मैपिंग आपको बताऊं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सबसे पहला टॉपिक है अपने पास, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन क्या करते थे, सीधा हाथ, जो कि कांग्रेस का नहीं है। इसमें अंगूठा क्या करेंगे हमेशा बच्चे, अगर अंगूठा देखेंगे तो क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां किधर, पॉइंट की तरफ, उंगलियां किधर करते हैं, पॉइंट की तरफ। पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मैं आपको सबसे पहले डायरेक्शन के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे ये कोई एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मेरे से पूछ दिया कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पे अंदर। अगर मान लो मेरे पे ये कोई पूछ देता कि भाई ये इसी वायर के लिए इस पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैं सीधा हाथ लूंगा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां ऊपर, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, बाहर। तो इसके लिए अगर बच्चे मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो B किधर आएगा बच्चे दोस्तों, बाहर आएगा। इतना कंफर्टेबल है सभी दोस्त, इतना मेरे सारे दोस्त कंफर्टेबल हैं। अगर बच्चे मान लो किसी तरह का अरेंजमेंट आपको कभी ऐसा दे दिया कि भाई ये वायर है, करंट ऐसी जा रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो इस पॉइंट पे अगर बच्चे मेरे से कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो मैं बता दूंगा भाई अच्छा ऊपर बताना, सीधा हाथ लिया, जो कि कांग्रेस का नहीं है। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, बाहर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों कहाँ होगी, बाहर की तरफ। अगर मेरे से मान लो नीचे की तरफ पूछ दिया कि भाई यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो मैं क्या करूंगा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, यहाँ पे अंदर। इतना क्लियर है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए हमें हमेशा ये करना है। मान लो कभी दे दिया कि करंट की डायरेक्शन, करंट ही बाहर की तरफ आ रही, करंट कैरिंग वायर बाहर की तरफ आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे, हमसे मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C एंड ये पॉइंट D, इन चार पॉइंटों पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ दी इस करंट कैरिंग वायर। ये करंट किधर आ रही है बच्चे, बाहर। तो इस पॉइंट पे बात करेंगे तो अंगूठा हमेशा बाहर रहेगा, उंगलियां A पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, नीचे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बच्चे, नीचे की तरफ। अगर बच्चों मेरे से B पॉइंट पे पूछा तो अंगूठा करंट किधर है, करंट देखो किधर आ रहा है, बाहर। तो अंगूठा बाहर की तरफ, उंगलियां नीचे, पाम किधर आया, इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी, इधर की तरफ आएंगी इस पॉइंट पे।
सी पॉइंट पे अगर बच्चे मैं बात करूं तो अंगूठा किधर है, बाहर, उंगलियां किधर है, पॉइंट की तरफ, पाम किधर है, ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऊपर की तरफ। और अगर बच्चे मैं डी पॉइंट की बात करूं तो क्या करेंगे बच्चे, अंगूठा किधर आएगा, बाहर, उंगलियां किधर, पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन अपन ने निकाल ली। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए सीधा सा रूल है, आपको क्या करना है, अगर स्ट्रेट करंट वायरिंग वायर है तो अंगूठे की किधर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रिवाइज हो रहा है बायोट-सावर्ट लॉ, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में एक पार्ट और आता है, डायरेक्शन निकालने एक पार्ट ये आता है कि स्ट्रेट वायर तो दे दिया, आर्क। अगर बच्चे आर्क आ गया तो हम क्या करेंगे, आर्क के सेंस में, अगर देखो बच्चे करंट ऐसे जा रहा है तो आर्क के सेंस में सीधे हाथ की उंगलियां कर्ल करेंगे, अंगूठा क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे अगर मैंने ऐसे कर्ल किया तो डायरेक्शन किधर आ गई, अंदर। तो इस केस में अगर सर्कुलर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ गई, मान लो बच्चे अपने पास ये इस तरीके की कॉइल है, इसमें हमें कुछ दे दिया है कि करंट का सेंस बच्चे भाई कैसा है, करंट का सेंस दोस्तों हमें ऐसा दे रखा है, करंट का सेंस दोस्तों हमें ऐसा दे रखा है। हम सीधा हाथ लेंगे जो कांग्रेस का नहीं है, उसकी उंगलियां करंट के सेंस में कर्ल करेंगे, अंगूठा क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई, बाहर। तो दो ही केस पॉसिबल है, तीसरा कोई कॉज पॉसिबल ही नहीं है, या तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा या फिर सर्कुलर आएगा। स्ट्रेट के केस में क्या करेंगे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और कर्लिंग जो अगर कोई सर्कुलर करंट आ गई तो क्या कर दोगे, सर्कुलर करंट के केस में आप क्या कर दोगे, सीधा हाथ लोगे, भाई उंगलियां सेंस में कर्ल करोगे करंट के, अंगूठा किधर आ जाएगा, बाहर। तो बाहर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक में। या फिर सिंपल सा सस्ता सा जो अपना रूल सीखा था, आप जैसे भी किया है बच्चे वैसे ही एरो बना लो, इसके एरो का सेंस बना लिया, मान लो इस एरो से मैं देखूं तो अंगूठा किधर आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम अपने आप किधर आया बच्चे, बाहर। तो इस तरह से भी देख सकते हो, सीधा हाथ लगा के भी देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की है नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो ही चीज़ें अपने सिलेबस में है, स्ट्रेट और आर्क, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और आर्क, दोनों ही बच्चे मैंने अच्छे से सिखा दिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर बच्चे फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर को मैं डिस्कशन करना शुरू करूँ तो फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का जो फॉर्मूला आता है वो शायद आप लोग को मालूम होगा, फाइनाइट का अगर मैं बता दूं तो बाकी सारी चीज़ें आप बहुत आराम से अपने आप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं फाइनाइट वायर के लिए बात करूँ, ये पॉइंट पी है बच्चे, ये पॉइंट क्या है बच्चे, पी है, करंट किधर है, ऊपर है। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो क्या करना है बच्चे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से डी है, और एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला ये एंगल अगर θ1 है और नीचे वाला एंगल अगर आपका बच्चे θ2 है, तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है μ0I/4πd इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ये आ जाता है एक फाइनाइट वायर की वजह से वायर का फॉर्मूला। अगर दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप दुनिया के हर एक वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला बड़े इजी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये कोई केस दे दिया जिसमें करंट आई जा रही है और ये पॉइंट दे दिया डी डिस्टेंस पे, और ये एंगल आपको दे दिया लेट से 37 डिग्री, और ये नीचे वाला एंगल आपको दे दिया लेट से 30 डिग्री। आपसे पूछा कि भाई पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप कहोगे अच्छा, तो आप कहोगे कि B = μ0I/4πd। ये अमन भैया ने फॉर्मूला बताया था, किसने बताया था, अमन भैया ने, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो μ0I/4πd, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। साइन ऑफ θ1, पहला एंगल जो दोस्तों दिख रहा है, पहला एंगल जो दिख रहा है दोस्तों क्या वो 37 डिग्री का दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 37 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल कितना दिख रहा है 30 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो μ0I/4πd साइन 37 बच्चे, साइन 37 का रेट मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, 3/5 चल रहा है, एंड साइन 30 का रेट क्या चल रहा है दोस्तों, हाफ चल रहा है, तो 3/5 प्लस हाफ, ये आपका आंसर आ गया। इसको और अच्छे से ज़्यादा सॉल्व करना है तो कर लो भाई, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो इसकी वैल्यू अगर पूरा ही सॉल्व कर दोगे तो μ0I, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और प्लस 5 11, तो 11, और यहाँ से 4 और इंटू 10 क्या आ जाएगा, 40/πd। μ0I
अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी इंटू 11/40, ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूंगा तो अंगूठा ऊपर की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया अंदर, पाम अंदर आया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई अंदर की तरफ। तो ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, जिसकी डायरेक्शन हो गई टू इनवर्ड डायरेक्शन। कंफर्टेबल है दोस्तों, कंफर्टेबल है दोस्तों। तो इस तरीके से किसी भी फाइनाइट टाइप के वेव्स फायर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट वायर आ गया, इनफाइनाइट वायर की बात करूंगा तो ये भी इन्फिनिटी दोस्तों, ये भी इन्फिनिटी। अपना पॉइंट पी यहाँ था, तो इनफाइनाइट वायर के केस में क्या करूंगा, जब भी मैं एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन तो कैसी जाएगी बच्चे, ऑलमोस्ट सीधी जाएगी। और नीचे भी कनेक्ट करने वाली कैसी जाएगी, नीचे ही जाएगी, सीधी जाएगी, तो ये भी 90 डिग्री। अब अगर इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, पहला एंगल कितना है 90, तो साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, साइन 90 दोस्तों क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इंटू 2 से ये कट गया, आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर दोस्तों अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, लेफ्ट से करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, नीचे की तरफ थी तो अंगूठा नीचे की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया दोस्तों बाहर की तरफ, पाम बाहर की तरफ आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई डॉट। तो इस तरीके से इनफाइनाइट की भी निकाल लेते हैं। कई बार बच्चे क्वेश्चन में आ सकता है कि अच्छा बताओ फाइनाइट की वजह से कितना होगा, तुम कहोगे अच्छा हमें लल्लू समझ रखा है क्या, फाइनाइट की वजह से हम नहीं जानते क्या, सॉरी सेमी इनफाइनाइट की वजह से। किसकी वजह से, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक वायर तो बिल्कुल एंड पे आया और दूसरा एंड इधर है, तो समझना बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, और एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए अगर मैं 2 लाइन खींचूंगा तो एक तो ऐसे ही गई बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये एंगल कितना हो गया 0, और दूसरा किधर गया बच्चे ऊपर, मतलब मैं लिख सकता हूँ θ1 90 डिग्री दिख रहा है, एक एंगल तो 90 दिख रहा है और दूसरा 0 दिख रहा है, θ2 क्या दिख रहा है बच्चे 0 डिग्री। इस केस में अगर मैं फील्ड का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। क्लियर है। साइन 0 क्या होता है दोस्तों 0, साइन 90 क्या होता है 1। तो अगर कंसेप्ट मैपिंग को क्लोज करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आ जाएगा, साइन 90 1 और वो 0, तो ये कितना बचेगा बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 5। अगर मान लो तुमसे दोस्तों ने आपसे पूछ दिया कि भाई डायरेक्शन बताओ, आप कहोगे कि करंट किधर है, हम बताएंगे ऊपर है, तो आप ऊपर की डायरेक्शन में अंगूठा कर दोगे, उंगलियां पॉइंट की तरफ कर दोगे, पाम किधर आया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दोगे। इतना क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ये सारे केसेस बनते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग के वजह से ये सारे केसेस होते हैं। मैंने सारे तरीके के केस, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सॉरी पहले फाइनाइट फिर पूरा इनफाइनाइट फिर सेमी इनफाइनाइट, ये सारी बातें कर दी। अगर एक छोटी सी बात रह गई है तो वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कभी कोई आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक वायर दे रखा है और उसकी एक्सिस पे पॉइंट पी दे दिया, अगर उसकी एक्सिस पे पॉइंट पी होगा तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी बच्चे 0। एक्सिस पे पॉइंट पी यहाँ हो चाहे नीचे हो, कहीं भी अगर मैं बात करूं तो दोनों ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी बच्चे 0। तो हमने सेमी इनफाइनाइट देख लिया, फाइनाइट देख लिया, इनफाइनाइट देख लिया और वायर की एक्सिस देख लिया। इसके अलावा एग्जाम में अगर इसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। जितने केस थे सारे के सारे केस मैंने करा दिए, क्लोज करा दिए। तो आई होप आप लोग को सारे के सारे केस समझ में आ गए होंगे। तो फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का कंसेप्ट मैपिंग मैंने खत्म कर दिया। अब आता है अगला टॉपिक, फील्ड ड्यू टू आर्क। क्या चीज, फील्ड ड्यू टू आर्क। तो फील्ड ड्यू टू आर्क को समझते हैं और इसको जल्दी से खत्म करते हैं, किल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आर्क के लिए अगर बच्चे मैं बात करूं, ये कोई आर्क है, तो बच्चे अगर मैं बात करूं इसका जो फॉर्मूला आता है कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू, वो मैं बताऊं तो अगर करंट आई है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है आर्क के सेंटर पे, अगर रेडियस इसकी आर दे रखी है तो जो फील्ड का फॉर्मूला आता है दोस्तों वो आता है बी इज इक्वल टू, यहीं लिख दे रहा है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू ये जो भी एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है थीटा। फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा। अगर इसका एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कोई एक सेमी सर्कुलर आर्क, और डायरेक्शन कैसे करेंगे, करंट के सेंस में उंगलियां कर्ल, अंगूठा क्या दे देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। इसके सेंस में किया तो अंगूठा किधर आया अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी क्रॉस में। अगर इसमें मैं बात करूं तो करंट की सेंस, सीधा हाथ लिया जो कांग्रेस का नहीं है, अंगूठा किधर है बच्चे 90 डिग्री, उंगलियां कर्ल करी, अंगूठा किधर आ गया बच्चे बाहर, अंगूठा अगर बच्चे बाहर आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई बच्चे बाहर की तरफ, तो बी किधर मिली बाहर की तरफ। तो अगर बच्चे दोस्तों करंट अपने पास इस तरीके से, तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो बी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा, ये फॉर्मूला था।
हम देखेंगे अगर बच्चे इसकी रेडियस r है तो ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई। वैल्यू पुट कर दी तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा की वैल्यू पाई पुट कर दी, पाई पाई कट गया, कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, कितना आ गया दोस्तों b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कंफर्टेबल है। अगर मान लो बच्चे क्वेश्चन में तुमसे कह दिया कि नहीं भाई मेरा मन नहीं भरा, एक रिंग है, रिंग की एक्सिस पे बनाना है, तो सबसे पहले डायरेक्शन, उंगलियां कर्ल करो, करंट के सेंस में अंगूठा किधर आया दोस्तों, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, सेंटर पे, बाहर की तरफ। अब तुमसे पूछा कि वैल्यू बताओ, वैल्यू बताने के लिए कहोगे भैया पहले तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ प्रैक्टिस के वक्त कि बच्चे याद हो जाए, चूंकि मेरे को पहले से याद है और शायद एग्जाम तुम्हें देना है, तो तुम जब भी प्रैक्टिस किया करो डायरेक्टली फॉर्मूला मत लिखा करो, जो बेस फॉर्मूला उसको लिख के प्रैक्टिस किया करो, एग्जाम में तुम लोग फास्ट हो जाओगे। ये मेरी टिप है एक्सपर्ट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा, अगर ये पूरा घूम रहा है तो क्या 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 2 पाई से अगर मैं कर दूंगा तो कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ गई बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और डायरेक्शन किधर है बच्चे, डॉट में, तो ये आ गई किसकी वजह से, एक पूरे के पूरे क्या कहते हैं, रिंग की वजह से। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हें आर्क दे सकता है, कई बार क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे सकता है बच्चे, आर्क दे सकता है। मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये एक आर्क है, तो मैं क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये एक आर्क है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट कुछ ऐसी जा रही है आई। तुम कहोगे अच्छा ये आर्क है तो ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लिख देंगे अपना फॉर्मूला फील्ड का, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा बताओ कितना है दोस्तों, 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 कट कर दिया तो पाई से पाई कट गया, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, तो आंसर आ गया म्यू नॉट, आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2 8r। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दे दे कुछ कि भाई ये आर्क है, लेट से ये एंगल आपको दे दिया बच्चे कितना, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पे अगर मैं फील्ड का फॉर्मूला इसके लिए लिखूंगा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, फॉर्मूला तो वही है आर्क का 4 पाई आर इंटू थीटा, मैं वैल्यू पुट करूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, पाई बाय 3, तो पाई से पाई कट गया, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12, तो म्यू नॉट आई अपॉन 12r। बच्चे सिर्फ मेरे को सुन लोगे तो भी काम चल जाएगा, आज के लेक्चर में पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुनते जाओ कि सर इस तरीके के सवाल आते थे और सर ये सारी चीजें बता रहे हैं कि इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि एक मैग्नेटिज्म में कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं और सारी चीजें हमें आती हैं, हर तरीके का फॉर्मूला हमने अपनी तरफ से एक बार देख रखा है। ठीक है, तो कंसेप्ट मैपिंग हमने आप लोग को बता दिया, कंसेप्ट मैपिंग कराते कराते फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कर दिया, फील्ड ड्यू टू आर्क करा दिया। अब बच गया कॉम्बिनेशन ऑफ वायर एंड आर्क। कॉम्बिनेशन एंड वायर एंड आर्क को बच्चे समझ लेते हैं कैसे करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए समझ लेना बच्चे, आपको क्या करेगा क्वेश्चन में कि भाई दे देगा वो लेट से ये वायर दे दिया, फिर ये आर्क दे दिया, फिर लेट से इस तरीके का कोई अरेंजमेंट दे दिया। इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए बोलेगा कि भाई बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तुम इस तरीके के क्वेश्चन में करने के लिए क्या करोगे, अगर मान लो कुछ नहीं दिया तो तुम क्या कर मानोगे, इसको इनफाइनाइट मानोगे और ये एंड भी क्या मानोगे, इनफाइनाइट। दूसरी बात क्या करोगे, अंग्रेजों की पॉलिसी अपनाओगे, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो तुम्हें 3 जो डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं वो तोड़ लो। मेरे को तो एक ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक ये पहला सेमी इनफाइनाइट पार्ट मिला, फिर दूसरा मेरे को यहाँ से यहाँ एक हाफ रिंग अलग से दिख रही है, और तीसरा एक ये वायर मेरे को ये दिख रहा है। इन 3 पार्ट की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B3 लिख दूं और वेक्टोरियली उनको ऐड कर दूं विद डायरेक्शन, तो अपना काम हो जाना चाहिए। तो मैं अगर इसकी वजह से देखूं तो ये क्या है बच्चे, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब B1 अगर मैं लिखूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मेरे ख्याल से फॉर्मूला आता है, 2 पाई आर आता है इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 पाई आर। डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट किधर है बच्चे, देखो करंट किधर है दोस्तों, ऊपर की तरफ। करंट किधर है, ऊपर। उंगलियां किधर है, पॉइंट। पाम किधर आया, अंदर। पाम अगर अंदर आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, अंदर। तो ये किधर कैसा आ जाएगा बच्चे, क्रॉस। तो B1 की वैल्यू तो ये आ गई। B2 बात करते हैं। B2 देखो बच्चे, अगर करंट ऐसा जाएगा तो ऐसा जाएगा, उंगलियां कर्ल करी अंदर की तरफ, उंगलियां कर्ल करी करंट के सेंस में, अंगूठा अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है। वैल्यू अगर मैं बात करूं तो हाफ रिंग की वजह से अभी बताया था फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, पाई नहीं आता, तो ये भी किधर है, क्रॉस में।
और दोस्तों अगर मैं B3 की बात करूं तो B3 के तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, कह दोगे क्या है 0। तो कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड स्ट्रेट वायर आया तो फुट डालो और राज करो, मतलब जितने स्ट्रेट वायर हैं उनकी अलग लिख दो, आर्क की अलग लिख दो और विद डायरेक्शन ऐड कर दो। दोनों की डायरेक्शन चूंकि बच्चे सेंस सही आ रही थी तो बी नेट करूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। इसकी वजह से 0 क्यों आई, बिकॉज ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जो नेट बी नेट आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 4r मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 और यहां से 1 प्लस 1/5, तो ये आ गई अपने पास बी नेट। तो इस तरीके के सवाल आते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड आर्क। बाकी कई डिटेल प्रैक्टिस मैंने बायट-सावर्ट लॉ का लेक्चर किया था तो आर्क और कॉम्बिनेशन वाले करा चुके थे, मैंने बता दिया इस तरीके के सवाल आते हैं। बस वायर के अरेंजमेंट बदल देंगे बट होगा कुछ नहीं। हमें क्या करना है, फूट डालो राज करो, जितने स्ट्रेट वायर के पार्ट में लगे वो अलग कर लो, आर्क वाला अलग कर लो, फिर स्ट्रेट वायर वाले को अलग कर लो और जो भी कॉम्बिनेशन बने उनकी इंडिविजुअल लिख लो, प्लस और माइनस मतलब डायरेक्शन का समझना बच्चा। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस आता तो यहाँ पे बीच में साइन का आंसर आ जाता माइनस का, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग आती तो माइनस होती, सेम आती तो ऐड होती। नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड आर्क भी अपने पास यहाँ पे हो चुका है। तो बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड आर्क हो चुका है, तो बच्चे अपन ने ये लास्ट पॉइंट भी इसका टिक कर दिया। तो बच्चे कुल मिला के बायट-सावर्ट लॉ में कंप्लीट जितनी चीजें थी, डायरेक्शन, स्ट्रेट वायर, आर्क और उनका कॉम्बिनेशन, सारी चीजें अपन देख चुके हैं। तो अपन जो कंसेप्ट मैपिंग पार्ट था उसमें बायट-सावर्ट लॉ को चेक कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में सारे पार्ट चेक कर लेंगे, अपना चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है बच्चे, मजा आ रहा है कि बायट-सावर्ट लॉ के ईच एंड एवरी केसेस अपन देख चुके हैं। अब बारी है एम्पियर्स लॉ की। तो एम्पियर्स लॉ के पार्ट को मैं पोर्शन को लेके आता हूं और इसको जल्दी से बच्चे पूरा मैप कर देता हूं, हर तरीके के सवाल और उनके फॉर्मूले सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो बच्चे एम्पियर्स लॉ, तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ में 3 पार्ट्स आते हैं, एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे एम्पियर्स लॉ को। तो एम्पियर्स लॉ क्या लिखते हैं बच्चे, इंटीग्रल बी डॉट डीएल। एम्पियर्स लॉ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है, थ्योरेटिकल सवाल आता है कि भाई बी किसकी वजह से होता है। तो तुम लिखोगे बी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑल द वायर्स इन स्पेस, दुनिया के जितने भी करंट के वायर्स हैं उनकी वजह से होगा। और अगर बच्चे मैं आई की बात करूं तो क्या होता है बच्चे, करंट इनसाइड द लूप, ठीक है, या फिर करंट इनसाइड द लूप। समझना बच्चे, अगर मैं इसको एम्पियर्स लॉ को लिखता हूँ, ये कोई लूप है और ये अपना कोई करंट कैरिंग वायर जा रहा है, एक तरीके से ये एक I1 जा रहा है। दोस्तों मैंने अपने डिटेल्ड लेक्चर में सारी चीज़ें करा रखी हैं, ये I2 जा रहा है, ये कोई I3 जा रहा है। तो अगर हम इंटीग्रल बी डॉट डी एल लिखेंगे तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्टली आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स ओनली I1। I2 I3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये लूप को पियर्स करके पास करके नहीं जा रहे। लेकिन तुमसे पूछ दे कि भाई इस इंटीग्रल में b की वैल्यू b किसकी वजह से है, तो तुम बोल दोगे कि जो b आया ना वो किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑल द वायर्स इन स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे किसकी वजह से, तो तुम बोलोगे I1 की वजह से भी, I2 की वजह से भी, I3 की वजह से। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तीनों की वजह से आएगी, लेकिन जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगी, म्यू नॉट I1 इंक्लोज। ये किसका लॉ है, द ग्रेट एम्पियर। एम्पियर ने हमें बताया कि इस इंटीग्रल को कभी सॉल्व करने को आ जाए क्वेश्चन में तो तुम अपनी गणित मत लगाना, बिकॉज तुम्हारी औकात नहीं है इसको खुद सॉल्व करने की। मैं मैथमेटिशियन हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलस आती है, तो मैं इसको करके तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू बता दी। हमेशा जब भी तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई। कंफर्टेबल है, एक क्वेश्चन करा देता हूं एम्पियर्स लॉ में, फिर सोलेनॉइड और टॉरॉइड को मैं डिस्कस कर दूंगा। समझना बच्चे, कोई लूप है, मैंने लूप की सेंस की डायरेक्शन भी बताई थी। मान लीजिए अगर कोई लूप में हम ऐसे जा रहे हैं तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट से ये 5 एम्पियर है और ये नीचे कोई 3 एम्पियर जा रही है और ये लेट से इधर से 10 एम्पियर जा रही है और इस पड़ोस वाले गांव से कोई 6 एम्पियर की भी करंट जा रही है। तो पहली बात, अगर बच्चे मैं इस लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल लिखता हूँ तो एम्पियर्स ने हमें सिखाया, अगर आपको बेटा इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकली है तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। अब आई इंक्लोज्ड में भी अगर आप देखोगे तो 2 वायर है, आई इंक्लोज्ड में भी देखोगे तो 2 वायर है, एक ऊपर एक नीचे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम मतलब अलग अलग हैं
तो एक कोई पॉजिटिव होगा और एक कोई नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव लेंगे कौन सा नेगेटिव, इस बात को डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट का जो जिस लूप में हम लोग चल रहे हैं, जो एक लूप एम्पीरियन लूप जो लिया है, ये एक जो इमेजिनरी लूप लिया है जिसका सेंस हमने ऐसा माना है, तो इसके सेंस में सीधे हाथ का, जो कि कांग्रेस का हाथ नहीं है, तो इसके सेंस में अगर बच्चे मैंने उंगलियां कर्ल करी तो अंगूठा किधर आया, ऊपर, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई बच्चे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, और ये 10 एम्पियर और 6 एम्पियर इन पड़ोस के गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस लूप से पियर्स करके, इसको छेदते हुए, इस तरीके से छेदते हुए नहीं निकल रहे। इसलिए अगर मैंने कोई लूप ले लिया तो उसको पियर्स करते हुए नहीं निकल रहे। मान लीजिए बच्चे अपने पास ये एक वायर लूप है, ये वायर लूप है, ये एक इमेजिनरी लूप ले लिया, तो अगर वायर अगर इससे लूप ऐसे पियर्स करके निकलेगा तभी उसका इंटीग्रल काउंट होगा, ऐसे पड़ोस से ऐसे निकल जाने से उसका इंटीग्रल बी डॉट डी एल में कोई भी उसका योगदान नहीं होगा। तो वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो मैंने करंट का सेंस ऐसे है, उंगलियां कर्ल करी, अंगूठा किधर आ गया, ऊपर, तो 5 एम्पियर को क्या ले लेंगे बच्चे, पॉजिटिव, और 3 एम्पियर को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2। तो ये आ गई अपने पास इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ इस तरह से अप्लाई करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी वैल्यू आज क्वेश्चन आते हैं। जो भी चीज़ आएगी थ्योरेटिकल आएगी, तुमसे ये पूछ सकता है, तो तुम ये ध्यान रखना बच्चे, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बोला है कि ये ध्यान रखना, बी किसकी वजह से, दुनिया के सारे वायर, लेकिन म्यू नॉट आई इनक्लोज में ये आई किसके बराबर होती है, इसको आई इन लिखते हैं। तो आई इन का मतलब आई करंट इनसाइड द लूप, या करंट इनक्लोज, करंट या फिर वायर इनक्लोज बाय द लूप, जिस लूप के लिए एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल निकाल रहे हैं उसके लिए। तो एम्पियर्स लॉ अपना कंप्लीट है कि एम्पियर्स लॉ में होता क्या। सेकंड आते हैं बच्चे सोलेनॉइड की पिक्चर। तो सोलेनॉइड की पिक्चर समझ लेते हैं। सोलेनॉइड बहुत सिंपल सा है। क्या होता है बच्चे, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, उसको सोलेनॉइड कहते हैं। इस तरीके की इसकी शक्ल होती है। बनाते कैसे हैं, एक इस पे आयरन कोर ले लिया, सॉफ्ट आयरन पे, उस पर वायर कोर क्या कर दिया, लपेट दिया। वायर को लपेट दिया तो जो अरेंजमेंट बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चे, सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड की अगर बच्चे मैं इनसाइड बात करूं, इनसाइड द सोलेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चे, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड क्यों बनाया जाता है, बिकॉज इसके अंदर हमें एक यूनिफॉर्म नेचर की, कांस्टेंट नेचर की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। और जो कांस्टेंट नेचर की मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, म्यू नॉट एन आई। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन पे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन जो है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, टर्न डेंसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, टर्न डेंसिटी। इसी पे क्वेश्चन आते हैं कि टर्न डेंसिटी बढ़ा दियांगे, घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। टर्न डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब समझा, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, l, तो टर्न डेंसिटी क्या हो जाएगी, n बाय l। लेट से फॉर एग्जांपल ये है 10,000 और l की वैल्यू है लेट से 2 मीटर, l की वैल्यू है 2 मीटर, तो टर्न डेंसिटी हो जाएगी आपकी 1000/2, दैट इज 500 टर्न्स पर मीटर। क्या आ जाएगा, 500 टर्न्स पर मीटर। बस उसकी वैल्यू रखते हैं। बी इज म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कितना है, 4 पाई × 10⁻⁷ दुनिया में सबको मालूम है। एंड टर्न डेंसिटी ये कैलकुलेट करना होगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। आई करंट इन द वायर हमें दे रखी होगी कि इतनी करंट फ्लो कर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। एक आर्टिफिशियल क्या होती है, मैग्नेट। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कैसी आती है बच्चे, यूनिफॉर्म। और जो इसकी मैग्नीट्यूड आता है क्या आता है, म्यू नॉट एन आई। कंफर्टेबल है। तो कंसेप्ट मैपिंग में बात करेंगे तो सोलेनॉइड पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, और सवाल में जो टेक्निकल पार्ट होता है वो स्मॉल एन कैलकुलेट करना है। स्मॉल एन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन बाय एल। बाकी कोई गणित नहीं है, बाकी कोई इसमें साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं डिटेल में। सोलेनॉइड का लेक्चर जब एम्पियर्स लॉ लिया था, सोलेनॉइड को अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आता है इस मैपिंग में, वो आता है टॉरॉइड। टॉरॉइड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्या होता है बच्चे, टॉरॉइड को अंग्रेजी में बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड। मतलब क्या होता है, ये एक सोलेनॉइड ही है, ये एक सोलेनॉइड ही है। यही सोलेनॉइड था, इसको उठाया और दोनों एंड को जोड़ दिया, दोनों एंड को जोड़ दिया, तो इसका कोई एंड ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे को क्या कहते हैं बच्चे, टॉरॉइड। तो टॉरॉइड का अरेंजमेंट अगर मैं बनाऊं तो वही सोलेनॉइड को हमने जोड़ दिया,
उसी सोलेनॉइड को उल्टा करके हमने जोड़ दिया। तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं बच्चे, टॉरॉइड। टॉरॉइड में भी अगर बच्चे मैं बात करूं तो यही काम होता है, वही वाइंडिंग थी, एक तरफ से करंट आएगी दूसरी तरफ से निकल जाएगी। अब टॉरॉइड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो B1 इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या मिलती है, 0। B3 यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, 0। मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है कहाँ मिलती है, इस रीजन में, इस रीजन में B2 मिलती है। और B2 कैसी होती है दोस्तों, B2 कैसी होती है बच्चे, यूनिफॉर्म। जैसे सोलेनॉइड में मिलती थी यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे भी क्या मिलती है, यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड का जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे भी होता है। B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट स्मॉल n और I। बस यहाँ पे टेक्निकल पार्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी स्मॉल n की फाइंडिंग करना। तो समझना बच्चे, अगर क्वेश्चन में तुम्हें सोलेनॉइड के लिए इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इनर रेडियस दे रखा है R1 और आउटर रेडियस दे रखा है R2, तो इसकी आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, मीन रेडियस फाइंड करेंगे। मीन रेडियस मतलब ये एवरेज रेडियस क्या होगी, तो आर मीन क्या कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा एवरेज निकालना जानता है। अगर एक R1 है, R1 R2 का एवरेज कोई भी पढ़ा लिखा आदमी R1/R2/2 लिख देगा, तो ये आर मीन हो गया। तो अब अगर बच्चे मैं इस फॉर्मूले में B = म्यू नॉट NI में स्मॉल n की वैल्यू मेरे से कोई पूछ दे, मैं कहूंगा बताओ कितने टर्न्स थे, तुम बोलोगे कैपिटल N, तो मैं कह दूंगा कैपिटल N/2 r मीन। ना R1 लिखेंगे ना R2, क्या लिख देंगे बच्चे, मीन रेडियस अपॉन r मीन। तो ये आ गया अपने पास टर्न डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर इसको और सॉल्व करना है तो कैपिटल N/2 r मीन कितना है, R1 + R2/2 2 कट गया, तो टर्न डेंसिटी जो फाइनली अपने पास आ गई वो आ गई N/π टाइम्स R1 + R2, खत्म। तो इसी तरीके के सवाल आते हैं आपके पास टॉरॉइड में, इसी तरीके के टॉरॉइड में आपके पास सवाल आते हैं और कोई नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो जो टॉरॉइड में जो बच्चे सवाल आते हैं अपने पास वो कैसे आते हैं बच्चे, ये है अपने पास, मान लो एक टॉरॉइड है, तो यहाँ पे अगर बच्चे मैं बात करूँ तो ये आपको लेट से रेडियस दे रखी है 3 मीटर और लेट से ये रेडियस आउटर रेडियस दे रखी है 5 मीटर और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेट से दे रखे हैं 2000, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर मान लो मैंने कह दिया कि इस टॉरॉइड में जो हमने करंट फ्लो कराई थी, इस टॉरॉइड में जो बच्चे हमने करंट फ्लो कराई थी, इस टॉरॉइड में बच्चे जो हमने करंट फ्लो कराई थी वो लेट से हमें दे रखी है लेट से 5 एम्पियर की करंट फ्लो। तो पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तुम बोलोगे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड उसका फॉर्मूला तो म्यू नॉट NI होता है, फिर कहोगे n ये तो पता ही नहीं है, टर्न डेंसिटी निकालनी कहोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2π r मीन होता है फॉर्मूला। टोटल r अगर मीन निकालनी होगी तो मैं कहूँगा r मीन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, R1 + R2/2 होता है। तुम कहोगे R1 कितना है 3 और R2 कितना है 5, तो 3 + 5/2 कितना आ गया 8/2 मतलब 4। तो स्मॉल n की जो वैल्यू हो जाएगी, टोटल नंबर स्मॉल n की वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 2000 अपॉन 2π r कितना आ गया बच्चे 4, तो 4 से काट देंगे 5, 500/2, तो n की वैल्यू आ गई 250/π। इतनी टर्न डेंसिटी कितनी है 250/5। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देंगे आप = म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻⁻⁷। स्मॉल n कितना है गया 250/π और करंट कितनी आई बच्चे 5। सॉल्व कर लेंगे, पाई कट गया, सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 × 25 कितना होता है 100, तो ये आपके पास आ गया 4 × 25 100, एक जीरो पहले से था, इंटू 5 × 10⁻⁻⁷। तो b की वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। इस तरीके से बच्चे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं टॉरॉइड पे। तो बच्चे ध्यान से देखो, तो अपन ने एम्पियर्स लॉ में सारी बातें, एम्पियर्स लॉ जो एक बड़ा टॉपिक था उसके सब टॉपिक, एम्पियर्स लॉ की डिटेल्स, सोलेनॉइड कैसा होता है, टॉरॉइड कैसा होता है, कहाँ फील्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है, कहाँ जीरो क्या होती है, फील्ड की वैल्यू क्या होती है, टर्न डेंसिटी क्या होती है, तो सारी बातें देख ली। तो बच्चे अपने इस कंसेप्ट मैपिंग के पार्ट में अपन ने दो बहुत बड़े बड़े मेजर पार्ट जो थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो बायट-सवर्ट लॉ क्लियर कर दिया और एम्पियर्स लॉ क्लियर कर लिया। अब अपनी बात है बच्चे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की। किसकी बच्चे? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की। अब इस पार्ट को धीमे से अपन किल करने वाले। तो बच्चे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट मैपिंग का,
फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। तो बच्चों तैयार है फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज को देखने के लिए, समझने के लिए और इसके कंसेप्ट के फॉर्मूले उसको रिवाइज करने के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चे, वापस से आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एम्पियर्स लॉ अपन कर चुके थे, एम्पियर्स लॉ के सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये सारी बातें देख चुके हैं। अब आता है फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। तो फोर्स एंड मूविंग चार्ज को समझते हैं। फोर्स एंड मूविंग चार्ज में मेजरली 3 बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज कितना लगता है, मोशन इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड हेलिकल मोशन। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस पार्ट को, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। तो फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज जो लगता है, इसका फॉर्मूला आता है बच्चे Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं समझेंगे, हम इसको समझेंगे अमन सर के मैनर में। तो अमन सर का कहना है कि बच्चे अगर कोई चीज़ फोर्स है मतलब वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी उसके पास 2 चीज़ होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसके फोर्स के 2 पार्ट होंगे बच्चे अपने पास, मैग्नीट्यूड, ये तो एक पूरा फॉर्मूला है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे देगा एक साथ, बट ये कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। हम इसका इजी वर्जन समझेंगे जिसमें हम 2 चीज़ें निकालना सीखेंगे फोर्स में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है दोस्तों, थीटा क्या है बच्चे, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बच्चे, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के जो एंगल है उसको अपन क्या कहते हैं, थीटा। और अगर बच्चे मैं डायरेक्शन की बात करूं, क्या कहते हैं बच्चे, डायरेक्शन की अगर बच्चे मैं बात करूं तो डायरेक्शन हमेशा कैसे देखेंगे बच्चे, कांग्रेस का हाथ नहीं है ऐसे। तो अंगूठा किधर होगा बच्चे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में। उंगलियां देखो, फील्ड लाइंस को मल्टीपल लाइन से दिखाते हैं तो उंगलियां क्या डिफाइन करेंगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। फोर्स किससे लगाता है, इससे। तो ये क्या बताएगा बच्चे, फोर्स। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन बताएगा बच्चे, अपने सीधे हाथ का नियम, जो कि अंगूठा नहीं है। तो इसको कह देते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे हमें सारे डाउट, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज की अगर बच्चे मैं बात करूं तो सबसे पहले केस आता है कि अगर V पैरेलल, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुए पैरेलल, तो इस केस में बच्चे थीटा क्या हो जाएगा, 0, और फोर्स की वैल्यू क्या लिखते थे, QVB साइन ऑफ थीटा। तो QVB साइन ऑफ थीटा में अगर थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा 0 हो गया, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, 0, अगर वेलोसिटी क्या हुई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और चाहे एंटी पैरेलल, मतलब दिस और दिस, इन दोनों ही केस में, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के ही केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है दोस्तों, 0 लगता है। आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बच्चे अपने पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है जो एंगल 30 डिग्री पे लग रहा है, तो फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में बच्चे अपने अगर मैं बात करूं तो एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड की अगर बच्चे मैं बात करूंगा तो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। इसको देखेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, QVB इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया QVB/2। कितना आ गया, QVB/2। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है। अब अगर बच्चे मेरे को डायरेक्शन पूछी जाए तो डायरेक्शन निकलने के लिए बच्चे समझना पहले, अगर मैं चालाकी करूँ और फील्ड के कंपोनेंट्स लिख दूँ, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, V cos 30। क्या बच्चे ये पैरेलल है, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, V sin 30। ध्यान देना बच्चे, हमेशा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से फोर्स क्या होता है, 0। हमेशा फोर्स किसकी वजह से आता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसीलिए देखो यहाँ पे कितना आ गया था, V sin थीटा, QVB sin थीटा में V sin 30 डिग्री। तो ये V sin 30 की वजह से ही फोर्स लगेगा, इसकी वजह से नहीं होगा। इसका कंपोनेंट, इसकी वजह से फोर्स कितना होगा बच्चे, 0। और अगर बच्चे मैं इसकी वजह से फोर्स बात करूं तो फोर्स कितना होगा, QB इंटू वी साइन ऑफ 30 डिग्री। और यही देखो अपने फॉर्मूले से भी यही वैल्यू आ रही है। तो मतलब डायरेक्शन भी देखेंगे तो सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की वजह से देखेंगे। तो क्या करेंगे, अंगूठा किधर कर देंगे, वेलोसिटी डायरेक्शन में। फील्ड किधर है बच्चे, इधर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर था, इधर था। तो वेलोसिटी किधर है बच्चे, ऊपर। फील्ड किधर, इधर। पाम किधर है, अंदर। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन को प्यार मोहब्बत से क्या शायद हम लोग माइनस का के कैप कहते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन को अगर प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो क्या कहते हैं, माइनस का के कैप कहते हैं। अगला केस आता है कि अगर बच्चे फील्ड ही पूरी ट्रांसफर्स हो जाए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चे, इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है, और आप इस प्लेन में किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हो। v वेलोसिटी से चार्ज क्यों है, तो इसमें तो कुछ भी बात नहीं है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर।
वेलोसिटी किधर, इधर। तो देखो फील्ड अंदर थी, वेलोसिटी इधर थी। तो देखो फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। अगर क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड थीटा कितना आ गया बच्चे, अपने आप आ गया 90 डिग्री। तो इस केस में अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, QVB। और डायरेक्शन की बात करूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा, उंगलियां जो है फील्ड की डायरेक्शन में, पाम किधर आया, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा दोस्तों, ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऊपर लगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ गया। ऊपर की डायरेक्शन को प्यार मोहब्बत से क्या लिखते हैं बच्चों, J कैप। ऊपर की डायरेक्शन को प्यार मोहब्बत से क्या लिखते हैं बच्चे, J कैप। तो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट चीज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू क्या आती है कि मैग्नीट्यूड जाता है वो QVB sin थीटा आता है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हैंड रूल। हैंड रूल बच्चों क्या कहता है, अंगूठा किधर होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उंगलियां किधर होगा, पॉइंट की डायरेक्शन में, और पाम क्या जगह है, फोर्स। तो ये तो हो गया फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब अगला पार्ट पे आते हैं, दैट इज मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसा होता है। तो समझना बच्चे, अगर मैंने ये सारी चीजें पहले ही बता रखी हैं, अगर ये कोई ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो पैरेलल के केस में तो फोर्स 0 हो जाता है, ये बता चुका हूं। परपेंडिकुलर के केस में अगर बच्चे मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इस वाली फील्ड में अगर मैंने फेंका, तो ये अपना चार्ज पार्टिकल था, इसको v वेलोसिटी से बच्चे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा, उंगलियां फील्ड की डायरेक्शन में, पाम किधर आया, ऊपर। तो जो फोर्स लगेगा बच्चे इस पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स किधर लगेगा इस पे बच्चे, ऊपर की तरफ। तो ये इस तरीके का कुछ पार्टिकल मोशन करेगा। इसकी जो सेंटर होगी वो इस तरीके होगी, जो रेडियस होगी वो r होगी, और टाइम पीरियड क्या होगा, t। तो रेडियस का जो फॉर्मूला निकाला था बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, r = mv/qb। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, बिकॉज इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। mv को क्या मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम को किससे डिफाइन करते हैं, p से। तो p/qb भी फॉर्मूला आता है। p को क्या, अच्छा √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और अगला फॉर्मूला जो आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी को q इनटू, काइनेटिक एनर्जी को बच्चे प्यार मोहब्बत से, काइनेटिक एनर्जी को प्यार मोहब्बत से q इनटू डेल्टा वी भी लिखते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये पुट कर दे तो √2 m Q इंटू डेल्टा V/QB, ये भी एक फॉर्मूला होते हैं। तो रेडियस के ये 1, 2, 3 और ये 4 फॉर्मूले आप लोग को मुंह पे कंठस्थ हो जाने चाहिए। कंठस्थ मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए, बिकॉज इस पे डायरेक्टली स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली बात हमने ये भी देखी थी कि जब हमने इसके एनालिसिस करी थी डिटेल्ड अपने सेशंस में, तो अपन ने बात करी थी कि टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या आता है, 2πm/QB। टाइम पीरियड क्या आता है, 2πm/QB। कंफर्टेबल है बच्चे दोस्तों, बहुत सिंपल से स्वीट से क्वेश्चंस आते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉर्मूले, रेडियस के इन फॉर्मूले से और टाइम पीरियड के इस फॉर्मूले से, और कोई तरीके के सवाल नहीं आते। फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करनी होती है और अधिकतर टाइम पे रेशियो या कंपैरिजन ही करना होता है। क्वेश्चंस में अपने डिटेल एनालिसिस वाले फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज वाला जो मैंने अलग से सेशन लिया था उसमें करा चुका हूँ। मैपिंग करके फॉर्मूला बता दिया और किस तरीके के सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें कुछ खास इससे ज़्यादा है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि जो टाइम पीरियड आता है वो क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, और रेडियस क्या आती है, डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी तेज फेंकोगे तो पार्टिकल का पाथ बड़ा हो जाएगा, अगर तेज फेंकोगे तो रेडियस बड़ी हो जाएगी, और अगर धीमे फेंकोगे तो रेडियस छोटी आएगी। धीमे फेंकोगे तो छोटी सी रेडियस, तेज फेंकोगे तो बड़ी रेडियस, धीमे फेंकोगे तो छोटी सी रेडियस। लेकिन वो हमेशा इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड होता है, मतलब धीमे वाला भी उतने ही टाइम में आया, छोटी रेडियस वाला भी उतने ही टाइम में आया जितना बड़ा वाला आया। तो बड़ा वाला तेज आएगा लेकिन बड़ी रेडियस करके आएगा, तो उसका टाइम और छोटी रेडियस अगर जिसको धीमे फेंका वो धीमे जाएगा लेकिन छोटी रेडियस कवर करेगा, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। यही 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, तो इसका ध्यान रखेंगे। मोशन ऑफ है, क्लियर है। अब इसके बाद आती है जो अपन ने मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया। अब आता है हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन की बात करें तो ये भी बच्चे मैं काफी डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूं। हेलिकल मोशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ पिच और टाइम पीरियड निकालने को आता है। तो अगर मैं हेलिकल मोशन की बात करूं तो अगर बच्चे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह मेरी पलकें, तो कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके तरह से हैं बच्चे। और अगर बच्चे मैंने किसी थीटा एंगल पे फेंक दिया, अगर मैंने किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंक दिया और ये एंगल थीटा है, तो हमने बताया था इसका ये कंपोनेंट जो आता है वो v पैरेलल आता है v cos थीटा।
एंड इसका ये जो कंपोनेंट आता है वो v साइन थीटा, इसको बोलते हैं v परपेंडिकुलर। ये कैसा आता है? v साइन थीटा। कितना आता है? v साइन थीटा। तो हमने देखा था बच्चे पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी पे फोर्स लगता है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंगूठा ऊपर, तो फोर्स इस केस में किधर लगेगा? अंदर। तो अगर मैंने ऐसे मैग्नेटिक इसको ऐसे फेंका तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा। ये v परपेंडिकुलर का काम क्या है? इसको इस तरीके से घुमाना, इसको घुमाना। तो रोटेशन, सर्कुलर मोशन कौन कराएगा? तुमसे पूछ दे सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, तुम कहोगे v परपेंडिकुलर। अब v cos थीटा पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो v sin थीटा तो क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है। v cos थीटा इसे धीमे धीमे आगे ले जा रहा है, v cos थीटा इसको धीमे धीमे आगे ले जा रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है इससे कंबाइंड वो क्या होता है बच्चे? हेलिकल मोशन अपने पास आता है। इसके साथ जो मोशन आता है वो क्या आता है बच्चे? हेलिकल मोशन आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके मोशन की बात करूंगा तो इस तरीके का मोशन आएगा। ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, तो इसका जो रेडियस डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर मेरे को डिफाइन बोल दिया तो रेडियस कौन डिफाइन करेगा बच्चे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बिकॉज यही तो सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? एम वी परपेंडिकुलर, वी की जगह क्या लिख देंगे? वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी नहीं है, पूरा का पूरा वी नहीं, सिर्फ वी साइन थीटा ही परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या हो जाएगी? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तुमसे पूछ दे भाई टाइम पीरियड क्या होगा, तुम बोलोगे टाइम पीरियड तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, तो डायरेक्टली 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा। तुमसे कह देगा भाई पिच बताओ कितना होगा, तो पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे चला गया, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना चला जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे जाएगा? वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन। तो वी पैरेलल कितना आ गया बच्चे? वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड कितना आ गया बच्चे? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। कंफर्टेबल है? तो ये अपने पास पिच का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से पिच निकाल रहे हैं। तो हेलिकल मोशन की 3 बातें पूछी जाती है, टाइम पीरियड, रेडियस एंड पिच। रेडियस किसकी वजह से होगी? सर्कुलर मोशन जो करा रहा है। सर्कुलर मोशन कौन सा कंपोनेंट करा रहा है बच्चे? वी परपेंडिकुलर। तो रेडियस आ गया एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, दैट इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और अगर पिच की बात करें तो वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। वी पैरेलल कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा। टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो दिस वाज, ये कितना हो जाएगा बच्चे अपने पास? सब पिच के बराबर हो जाएगा। तो ये हेलिकल मोशन में ये सारी बातें थी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो अपन अगर मैपिंग की बात करें तो अपन ने फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब मैग्नेटिज्म चैप्टर में अगली बात जो आती है वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आती है। क्या आती है बच्चे? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। इसमें सबसे पहली बात जो आती है जिसको हम किल करने वाले हैं वो फोर्स ऑन वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी अगर वायर है तो इसको पहले समझ लेते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड में वो लगेगा। तो समझना बच्चे, मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ इस तरीके का उल जुलूल शेप का कोई क्या कहते हैं वायर पड़ा हुआ है, तो हमें इसकी पूरी लेंथ L से कोई मतलब नहीं होता। हम जब भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी ये उल जुलूल जो पूरी लेंथ है L, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ किससे मतलब होगा? ये फाइनल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज। मान लो इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे बच्चे? मैंने सिखा रखा है कि आप क्या करोगे? इनिशियल को फाइनल से डायरेक्टली जोड़ दो। आप क्या करोगे? इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो। मेरे को सिर्फ इस लेंथ से मतलब है। और करंट कहां से निकल रहा है? यहां से निकल रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, तो डायरेक्टली यहां से स्ट्रेट लाइन के थ्रू भेज दो। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन के थ्रू भेज दो, तो आप करोगे कि सर यही आया, तो ये करंट आई थी, ये भेज दो। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, लेट से ये लेंथ कितनी आई? स्मॉल एल, तो यही अपना फोर्स होगा। मतलब जो फोर्स ऑन द वायर लिखते हैं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर लिखते हैं, वो कितना लिखते हैं? आई इंटू डीएल वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पे जब डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, डीएल क्या है बच्चे? वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से इनिशियल टू फाइनल का क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की अगर बच्चे मैं वायर डायरेक्टली वैल्यू बोल दूं तो कितना आ जाएगा? बी इंटू आई इंटू एल क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट था तो खोल देंगे तो बी आई एल साइन थीटा फोर्स की वैल्यू आ जाती है। मैक्सिमम टाइम आपको मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब
ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होगी तो साइन थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 90, मतलब साइन थीटा कितना होगा 1। बस ये एल देख लेना, एल क्या लिखते हैं बच्चे, मैं वापस से लिख दे रहा हूं अच्छे से। एल क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वायर्स हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। कि मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, क्रॉस में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से, ठीक है। अब अगर मान लो ये हमें कोई एक आर्क दे दिया, इस पे हमसे पूछा है कि भाई ये सेमीज हाफ रिंग है, इस पे बताओ फोर्स कितना लगेगा अगर इसकी रेडियस आर है। हम बोलेंगे अच्छा रेडियस आर है तो इनिशियल टू फाइनल करंट कैसे जा रहा है बच्चे, यहाँ से यहाँ ऐसे करंट जा रहा था, हम कहेंगे बाहर में जाए, हम तो डायरेक्टली भेज देंगे। तो करंट पहुंचा कहाँ, ए से बी पहुंचा, हमने ए से बी क्या कर दिया, डायरेक्टली भेज दिया। अब हम सिर्फ इस वाली लेंथ से हम बात करेंगे, तो जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं BIL, इसमें जो L लिखेंगे, दो ऑप्शन हो सकते थे फोर्स लिखते वक्त, BI, एक तो मैं लेंथ पूरी ये पेरीफेरी लिख दूं पाई इंटू आर, ये क्या है बच्चे सरासर गलत है। मैंने क्या बताया, वेक्टर लिखते शायद डायरेक्टली इनिशियल टू फाइनल की पोजीशन। तो जो फोर्स लिखूंगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, BI इंटू रेडियस कितनी आ गई 2r, कितनी आ गई BI इंटू 2r। कंफर्टेबल है, तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन पूछी गई है तो भाई देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कैसे जा रही है, इधर से इधर जा रही है डायरेक्टली, तो अंगूठा किधर करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां किधर पॉइंट फील्ड की डायरेक्शन में, पाम किधर आया ऊपर, तो फोर्स की अगर डायरेक्शन पूछी तो ऊपर की तरफ हो गए। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। और एक क्वेश्चन करा दूं, मान लो आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई दोस्तों एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये कोई भाई वायर चल रहा है अपना, ये कोई वायर चल रहा है, आप बता दो फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा। ये लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है दोस्त, ये लेंथ आपको 3 मीटर दे रखी है दोस्त, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो करंट जा रहा है दोस्त मेरे वो कैसा जा रहा है, इधर से इधर ऐसे तरीके से जा रहा है। तो हम कहेंगे अच्छा यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट को A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दे दिया। अब बच्चे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो क्या होगा, A से B की तरफ अगर जा रहा है तो क्या होगा बच्चे, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा। अगर ये A से B इस तरीके से ऐसे जाएगा तो ये 3 और ये 4, तो क्या रिजल्टेंट की वैल्यू 5 मीटर आ गई, क्या रिजल्टेंट ये 3 ये 4, तो जो रिजल्टेंट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे, 5 के बराबर आ गई। तो सिर्फ इस पे डायरेक्टली फोर्स निकाल लो। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट देखो ऐसे ऐसे गया था, करंट कहां से कहां गया था बच्चे, A से B गया था, तो हमने डायरेक्टली A से B इस रास्ते भेज दिया। तो करंट की डायरेक्शन अंगूठा, उंगली, अब फील्ड की डायरेक्शन में पाम किधर आया ऊपर, तो परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ इधर लगेगा। क्लियर है। तो अब मेरे से किसी ने फोर्स पूछ दिया तो मैं कह दूंगा फोर्स इज इक्वल टू BIL होता है, BIL होता है, L क्या होता है, वेक्टर। तो हमें डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था, तो F इज इक्वल टू B, करंट आई थी, लेंथ कितनी आ गई 5, तो 5BI का फोर्स लगा, डायरेक्शन ये होगी। कंफर्टेबल है दोस्त। तो इसी तरीके के फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो फोर्स ऑफ वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये दुनिया में सभी को पता है कि अगर कहीं यूनिफॉर्म, और आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म फील्ड ही है, यूनिफॉर्म फील्ड पे ही सवाल आते हैं हमेशा, आज तक यूनिफॉर्म फील्ड पे ही फोर्स लगाने के लिए क्वेश्चन आते हुए हैं। मतलब 99.99% जितने कीटाणु डिटॉल मार देता है उतने केसेस में जो फील्ड आई है वो यूनिफॉर्म फील्ड ही आई है आप लोग के एग्जाम में। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर बच्चे दुनिया में सभी को मालूम है, अगर कोई भी क्लोज लूप ले लिया, तो अभी बताया था कि क्या कहते हैं, जो बी फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं BIL, ये L क्या होता था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर क्लोज लूप हो गया तो इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो गए सेम, तो L की वैल्यू क्या हो गई 0। तो क्लोज लूप पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमेशा क्या लगता है बच्चे 0। फोर्स क्लोज लूप पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमेशा क्या लगता है बच्चे 0। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। इसके साथ मैंने अभी थोड़ी एक बात बताना भूल गया था, मैं वापस से लिख दे रहा हूं, ये भी लिख देना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दुनिया का गीता का सत्य है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0 इन एवरी केस, इज ऑलवेज 0 इन एवरी केस। दुनिया का ऐसा कोई केस नहीं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्क आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा, हर वक्त, हर किसी केस में, वायर हो
चाहे क्या कहते हैं चार्ज पार्टिकल हो, हर केस में मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या आता है, जीरो। ये गीता का सत्य है, कहीं भी ये गलत नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक ऑप्शन जीरो होगा, बिना सोचे समझे जीरो मार्क कर देना, प्लस का 4 मिल जाएगा। तो फोर्स ऑन ए वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड बता दिया कि BIL होता है, L क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, फोर्स ऑन ए क्लोज लूप, एक क्लोज लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में लग दोगे तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, हमेशा जीरो। अब आता है फोर्स ऑन ए पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन ए करंट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो इनको इनफाइनाइट होना जरूरी है। क्वेश्चन में एक वायर आपको इनफाइनाइट जरूर दिया होगा। अगर बच्चे मैंने ये करंट इसमें I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है, तो मैपिंग मैं कर रहा हूं तो मैं सारी चीज डिटेल में तो बता ही चुका हूं। अगर मैं आप लोगों को फॉर्मुलेस की बात बताऊं, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, ये I1 ये I2, तो दोनों क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर यही फाइनाइट इनफाइनाइट वायर में अगर बच्चे डायरेक्शन अपोजिट हुई, एक के नीचे एक के ऊपर, तो इस केस में दोनों वायर क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन समझ में आ गया। अब जो फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स नहीं आता, एक्चुअली इनफाइनाइट वायर है तो फोर्स तो टोटल फोर्स तो क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन हमसे कोई फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L की वैल्यू पूछेगा तो हम बता देंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। कितना आता है, फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला आता है, क्या चीज, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगी तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अगर अपोजिट होगी तो क्या करेंगे, रिपेल। तो ये सारी बातें थी एक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एक तो फाइनाइट साइज का आड़ा तिरछा होगा तो बता दिया, क्लोज लूप होगा तो जीरो बता दिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर इनफाइनाइट सीरीज के तो हमने बता दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं और कितना आता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। कितना आता है बच्चे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। इतना क्लियर है सभी दोस्तों को, बढ़िया से एक नंबर बिल्कुल। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क। क्या जो बच्चे शुरू करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क। तो मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा छोटू बोटू सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो चीजें आती थी, एक तो डायरेक्शन और दूसरा क्या होता था, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता था, मैग्नीट्यूड। तो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कोई करंट ऐसा जा रहा है तो हमेशा क्या करेंगे, सीधा हाथ, जो कि कांग्रेस का नहीं है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल करेंगे। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर देगा, अंगूठा क्या दे देगा, स्ट्रेस थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किधर आया, बाहर की तरफ। और अगर बच्चे में दूसरी केस में अगर मान लो इस तरीके का कोई करंट सेंस है तो करंट की सेंस में उंगलियां कर्ल करेंगे, अंगूठा किधर आया बच्चे, अंदर की तरफ। तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो मतलब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो भी करंट का सेंस होगा उसकी सेंस में सीधा हाथ लेंगे, जो कि कांग्रेस का नहीं, उंगलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठा अपने आप मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर दे देगा। तो इस केस में जब मैसेज देखा तो ऐसा था तो बाहर आ गया, इस केस में आएगा तो बात करेंगे। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, NIA। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, NIA। N क्या होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या होता है दोस्तों, करंट। I क्या होता है दोस्तों, करंट। और A क्या होता है बच्चे, एरिया। A क्या होता है, एरिया ऑफ द लूप। एग्जाम्पल मैं करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 मीटर की है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, 100, और करंट कितनी जा रही है, लेट से 5 एम्पियर, या फिर कितने कर दूँ, करंट जा रही है 4 एम्पियर। तो अगर मेरे को मैग्नेटिक और करंट का सेंस ऐसा है, सेंस ऐसा है तो सबसे पहले उंगलियां कर्ल करेंगे, करंट के सेंस में अंगूठा किधर आया, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ गई इनटू द प्लेन। वैल्यू लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। एरिया 2 × 2 कितना हो गया, 4। और आई कितना है, आई भी कितना है, 4। तो कितना आ गया, 1600 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, करंट की एम्पियर और लेंथ की, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो 1600 मीटर स्क्वायर ये आ गए। बहुत सिंपल सी चीज होती है, NIA। कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं इस पे टॉर्क जो लगेगा। टॉर्क के लिए मैंने बहुत सिंपल सा दिखा दिया है बच्चे, क्या होता है, M × B। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, M × B।
और बच्चे अगर मैं m इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा एंगल दिया होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखा ही दिया और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दी होगी। तो क्या बच्चे टॉर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी डिटेल्ड प्रैक्टिस करनी हो तो फॉर्मूला सिर्फ सिंपल सा इतना है और इसी तरीके के सवाल आते हैं। डिटेल चीज़ें देखनी तो मैग्नेटिक मूवमेंट का पूरा टॉपिक ले रखा, उसमें कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क और मैग्नेटिक मूवमेंट पे कम से कम नहीं तो 10 सवाल मैंने कराए हैं, उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद एक जो छोटा सा टॉपिक रह जाता है वो क्या रह जाता है कंसेप्ट मैपिंग में मैग्नेटिज्म में, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड बार मैग्नेट। तो अर्थ मैग्नेटिज्म एंड बार मैग्नेट को बच्चे अच्छे से अपन यहाँ पे किल कर देते हैं। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात करी थी कि भाई इधर जो होता है पोल उसको ज्योग्राफिक, ये क्या होता है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं, इसको मैग्नेटिक साउथ और इसके पड़ोसी को मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। ये मैग्नेटिक एक्सिस है और जो फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं अर्थ के लिए, काफ़ी डिटेल्ड सेशन लिया था अर्थ मैग्नेटिज्म में। तो जो फील्ड लाइंस निकल रही होती है, एक जाइंट मैग्नेट मान लें जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ, तो फील्ड लाइंस इधर से निकल रही होती हैं और इधर घुस रही होती हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न कुछ इस तरीके का आता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग से पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। कंफर्टेबल है? अब इसमें जो कैलकुलेशंस वाले पार्ट आते हैं, जो सवाल आते हैं, वो सवाल आते हैं बच्चे कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप पे। क्या आते हैं? एंगल ऑफ डिप। तो अब मैंने बताया था किसी भी जगह पे अगर BH इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH इतना है और BV इतना है, तो लेट्स से एंगल ऑफ डिप क्या होगा बच्चे? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चे हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही होती है थीटा, इस एंगल थीटा को ही क्या कहते हैं दोस्तों अपन? एंगल ऑफ डिप। इस एंगल थीटा को ही क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। अगर बच्चे मैं थीटा की टेन थीटा की बात करूं, टेन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर कितना आ गया? BV अपॉन BH। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम में या तो BV BH दिया होगा, टेन थीटा एंगल ऑफ डिप पूछ देगा, या एंगल ऑफ डिप दे रखा होगा और BH दे रखा होगा, BV पूछ देगा, या नेट मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप दे रखा होगा और BH BV पूछ देगा। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में BH की बात करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, एंगल ऑफ डिप के टर्म में B नॉट क्या? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस ऑफ थीटा, और BV की बात करें तो B नॉट साइन थीटा। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? बाकी बहुत डिटेल में इसको देखना है, समझना है तो अर्थ मैग्नेटिज्म के 2 लेक्चर्स में ले चुका हूँ, उस पर सारी चीज़ें देख लेंगे। तो एंगल ऑफ डिप और अपरेंट एंगल ऑफ डिप पे ही सवाल आते हैं जो मैंने करा रखे हैं, वहाँ पे देख लेंगे। अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या बात आता है बच्चे? समझ लो कि ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है। हमें मालूम है कि डिप सर्किल से एक्सपेरिमेंट कहाँ करना होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। इसकी काफ़ी डिटेल्ड मैंने आप लोग को एनालिसिस दे रखी, लेकिन अपना प्लेन ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्लेन ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब जहां पे हम डिप कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्लेन ऐसा है। तो मैग्नेटिक जो अपनी अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो इधर मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी, वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा। तो इस प्लेन के अलोंग अगर ये एंगल लेट से फाई है तो ये जो कंपोनेंट आएगा तो BH cos फाई आएगा। तो अब इस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप आ रहा होगा, इस प्लेन में जो डिप एंगल आ रहा होगा बच्चे, इस प्लेन में जो डिप एंगल आ रहा होगा वो कुछ ये एंगल आ रहा होगा डेल्टा। तो ये डेल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपरेंट एंगल ऑफ डिप। टेन ऑफ डेल्टा कितना हो जाएगा? अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ कितना मिल रहा है? ये वर्टिकल कितना मिल रहा है? ये तो BV अपॉन BH cos ऑफ फाई। ठीक है, तो टेन ऑफ डेल्टा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो BV अपॉन BH क्या निकाला था बच्चे? एंगल ऑफ डिप टेन थीटा निकाला था अपॉन कॉस ऑफ फाई। ये आ जाता है अपरेंट एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप में रिलेशन। डेल्टा क्या है बच्चे? अपरेंट एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप, और फाई क्या है बच्चे? सॉरी, थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ डिप। तो इसमें ये रिलेशन आ जाता है। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? अब आता है बच्चे अपने पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए भी सेशन ले चुका हूँ। बार मैग्नेट के लिए अगर बच्चे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर ये एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M ले रहे हैं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ इस यहाँ पे +M बोलेंगे, यहाँ पे -M बोलेंगे, ये लेंथ इस तरीके से होती है। तो इसकी बच्चे जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, इसका जो दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो क्या आता है? पोल स्ट्रेंथ इंटू L। अब इस पे जो सवाल आते हैं वो आते हैं कटिंग वाले कि भाई इसको क्या किया हमने, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया।
यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे अगर जो सवाल आएंगे इसको बीच से हमने कट कर दिया। अगर हमने इसको बीच से कट कर दिया तो अगर हम बात करेंगे, जब भी हम इसको इस तरह से कट करेंगे कि इसका एरिया कम हो रहा है, तो अगर देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाफ वाले पार्ट का भी एरिया a/2 और a/2 हो जाएगा। जब भी एरिया आधा होगा तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। तो जो दो कटी हुई पार्ट है उसकी यहाँ इसकी पोल स्ट्रेंथ m/2 माइनस की और इसकी प्लस का m/2, लेंथ l आई। तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m/2, m डैश क्या हो जाएगा, स्मॉल m/2 इंटू l, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल m/2। तो इंडिविजुअल पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट m/2। मान लो इसी मैग्नेट को जिसकी पोल स्ट्रेंथ -m और +m थी, इसको दोस्तों हमने क्या किया, बीच से काट दिया। बीच से काटते ही क्या होगा, जो दो डिफरेंट पार्ट पटेंगे, यहाँ -m और यहाँ +m अपने आप डेवलप होगा। चूंकि एरिया आधा नहीं हुआ है, जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा नहीं हुआ, तो पोल स्ट्रेंथ उतनी की उतनी बनेगी। लेकिन लेंथ कितनी हो गई, l/2, लेंथ कितनी हो गई, l/2। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू l/2, m डैश। इस केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, m इंटू लेंथ कितनी होगी, l/2। तो इस केस में भी जो ओरिजिनल अगर मैग्नेटिक मोमेंट m थी, तो अब नई मैग्नेटिक मोमेंट पहले की आधी हो गई। नई मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई बच्चे, पहले की आधी हो गई। तो ये सारे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी बहुत डिटेल में इस चीज़ को देखना है तो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको देख लें। तो बार मैग्नेट की, अर्थ मैग्नेटिज्म की सबकी सारी जानकारी दे दी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट मैपिंग। जितने तरीके के सवाल होते हैं, जितने कंसेप्ट हैं, जितने फॉर्मूलेज होते हैं, मैंने यहाँ पे सारे कवर कर लिए। हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी है। और आज के लिए इतना ही था। तो कंसेप्ट मैपिंग ऑफ मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरे को बताएं कैसा लगा। और इसी तरीके के कंसेप्ट मैपिंग बच्चे EMI की, AC की और फिजिक्स के हर चैप्टर की मैं जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ता जाएगा लाते रहेंगे। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टाटा बाय बाय, जय हिंद।